हेलो स्टूडेंट, मैं आपके यादों का हमसफ़र राहुल रजवंत। आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ इस वीडियो में ना। आपको मैं कुछ ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव थियोरेटिकल क्वेश्चन बताऊंगा, न्यूमेरिकल नहीं, ऑब्जेक्टिव थियोरेटिकल न्यूमेरिकल, जो बहुत बार आपके एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो बहुत बार आपके BHU BSc में पूछा जाता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जितने भी छोटे स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इन सबको यहीं से मैं डिस्कस करूँगा और डिस्कस के साथ जो थियरी और भी होगी उसको मैं बता दूंगा और जो फार्मूला होगा उसको भी मैं बता दूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसको और मैं जोड़ता हुआ चला ही जाऊंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, पूरा ध्यान सुनिएगा। कुछ बातें मैं लिखता नहीं हूं, लेकिन बोल जरूर दे, कन्फर्म है बोलूंगा और आपको कायदे सुनना होगा। ठीक है, अगर कायदे सुनेंगे तभी आपको कुछ चीज़ें मालूम होगा। ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा क्या है कि लिखने टाइम कम होता है, काम ज़्यादा रहता है, इसलिए कुछ चीज़ें में लिखने के बजाय बोल दिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वीडियो को जब भी देख रहे हों तो एकांत में बैठे हों, आराम से देखें, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, टाइम लॉस करना तो है नहीं भाई, हम पढ़ रहे हैं तो सीखेंगे तभी जीतेंगे। ठीक है, यही बात। ठीक, तो इसके साथ मैं शुरुआत करूँगा और कन्फर्म है अगर बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, कम से कम 5 या 6 जितने भी होते हैं, लगभग 3 या 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म है। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, BHU BSc के एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई स्टेट इंजीनियरिंग के अंदर, उनमें कम से कम आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, उसके बाद आप ठीक। और बाकी जो आपको भी डर लग रहा हो, इस डर को दूर करिए मेरे साथ, मैं आपकी यादों का हमसफर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 भी आपके सामने आ जाएगा। ठीक, चलिए। हाँ भाई, प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। ठीक, प्रश्न देखिए, कई बार ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है, यहाँ 9, 12, 14, 15, इसके बाद में पूछा गया होगा, उसको मैंने नहीं लिखा है। ठीक, निर्वात की वैद्युतशीलता, इस वैद्युतशीलता को देखिए, कभी कभी ये टर्म जो ये वैद्युतशीलता है, आप जानते हैं इसे किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन 0। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, कभी कभी डायरेक्टली अतिलघुत्री में पूछ देते हैं। इसका मात्रक लिखिए और इसका विमा। ठीक, आज हम सीख ही लेते हैं। तो जो कूलॉम का नियम है भैया, अगर उसको देखो तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक, Q1 Q2/r²। इसका मल्टीप्लाई यहाँ अगर कर दे रहे हैं तो एप्सिलॉन 0, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 F Q1 Q2/r²। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे एप्सिलॉन 0 की क्या मात्रक, तो इसका मात्रक तो होता नहीं है। ठीक, अगर इसका देखें तो Q1 Q2, ठीक, तो कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम का स्क्वायर, इसका मात्रक होता नहीं है, इसका मात्रक होता है न्यूटन और इसका होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, तो देखिए कहाँ सही है ये, न्यूटन जो है वो हर में है, हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर में, यहाँ नहीं है तो ऑप्शन इनकरेक्ट, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम का स्क्वायर, ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक, अगर इसकी कह देता सपोज वीमा निकालने को, क्या बोल देता, वीमा निकालने को। ठीक, तो यहीं से चेक कर लेते, देखिए इसका क्या होगा, AT का स्क्वायर, नीचे इसका क्या होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बल का मात्रा, बल की वीमा याद कर लीजिए, L(T⁻²) और मीटर का ऑलरेडी आप जानते हैं L⁻²। ठीक, दिख रहा है ना यार, एक सेकेंड, हाँ दिख तो रहा है। ठीक, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो यम देखिए कहीं नहीं है, ऊपर चला जाएगा -1, L यहाँ है, यहाँ L⁻3 ऊपर जाएगा -3, यहाँ अगर देखेंगे T⁻2 है, नीचे T⁻−2 है, तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव, T⁻2 पहले से अवेलेबल है तो T⁻4, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2। तो ये निर्वात की विद्युतशीलता का विमा है। ठीक, अच्छा, प्रश्न नंबर 2 पे चलें। यहाँ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने पिकअप किया है, परावैद्युतांक। यहाँ देखिए, इसके परावैद्युतांक का हो सकता है, अच्छा का परावैद्युतांक हो सकता है, तो जो K होता है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है ना, एयर के लिए 1 होता है, 1 से ज़्यादा होता है, तो माइनस हो नहीं सकता, 0 भी नहीं हो सकता, 0.7 1 से कम है, हो नहीं सकता, 6 से कम हो सकता। ठीक, 2017 में पूछा हुआ है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक,
चलिए देखते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पर। इसलिए मैंने साथ साथ करा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं आपका ये देखो, जैसे मात्रक पूछा था, वीमा भी बता दी, ताकि अगर एग्जाम में वीमा की भी पूछ दिया जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, चलिए बढ़ते प्रश्न नंबर 3 पर। हाँ भाई, प्रॉब्लम नंबर 3, 4, 5 एकदम डिक्टो सेम प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा इधर उधर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रक है न्यूटन कूलाम, कूलाम न्यूटन, न्यूटन कूलाम जूल न्यूटन में दिया है। ठीक, तो जो वैद्युत क्षेत्र का एक्चुअली फार्मूला होता है E बराबर F/Q0। तो फोर्स की जो मात्रक होती है क्या होता है, न्यूटन, और इसका कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, देखिए कहाँ, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पे अगर चले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, देखिए यहाँ वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, वोल्ट मीटर स्क्वायर दिया है, वोल्ट मीटर दिया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला आप और पढ़े होंगे, E बराबर -dV/dr, पढ़े जरूर है। ठीक है, तो अगर इसको देखें हम तो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और इसका मीटर। तो अगर हम देखें वोल्ट प्रति मीटर तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये भी पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र मात्रक देखिए यहाँ पर नहीं है, और जब एग्जाम के पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए कि नहीं है तो उसको जरूर गोला बना लीजिएगा। अक्सर एग्जाम में होता क्या है कि हम बिना देखे झटके से टिक कर देते हैं, बाद में अंदर यार यहाँ तो नहीं था। ठीक, तो यहाँ अगर देखेंगे तो देखिए कौन सा नहीं है, तो न्यूटन कूलाम इनवर्स है, नीचे चला जाएगा तो न्यूटन प्रति कूलाम, ये है वोल्ट प्रति मीटर, यहाँ देखिए ये भी है जूल प्रति कूलाम इनवर्स। देखिए न्यूटन के साथ जूल प्रति कूलाम इनवर्स तो हो नहीं सकता, इसलिए ये नहीं है। ठीक, कहने का मतलब यही सही है। अच्छा यहाँ देखिए क्या ये सही है, थोड़ा सा इसको देखते हैं ना ऊपर वाले को। ठीक, ऊपर वाले में क्या करते हैं, यहाँ मीटर और नीचे मीटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ऊपर और नीचे मीटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो न्यूटन इंटू मीटर ना क्या होता है, वर्क डन, बल गुणे विस्थापन, तो न्यूटन इंटू ये क्या हो जाता है, जूल, और नीचे वो है ही कूलाम मीटर, तो कूलाम इनवर्स मीटर, तो इसका मतलब ये है। ठीक, ये भी है, ये भी है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला सवाल। हेलो भाई, अगर इसको देखें प्रश्न नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल। ठीक, यहाँ जो अगर आप फाइंड करेंगे, ये जो शब्द है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में क्या रटते होते, जैसे पढ़े क्या रहते हैं, या प्रपोर्शनल Q1 Q2/r², तो बिना इसके बी वाले को टिक कर देते हैं। ठीक, जिसे आपको मिलने के बजाय माइनस हो जाता है, हालांकि इफेक्ट नहीं करा जाता वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो जब भी वैद्युत द्विध्रुव हो जाए तो बिना इसके यह प्रपोर्शनल 1/r³। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इस बात को याद रखिएगा, नहीं तो बच्चा अक्सर एग्जाम में बी टिक करता है, ये गलत हो जाता है, यही सही है। ठीक है, यह प्रपोर्शनल 1/r³, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अच्छा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर बल के बजाय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता हूँ, अभी मैं फिर बताऊंगा आपको, तब पर भी E प्रपोर्शनल 1/r³। ठीक, यहाँ 3 है, अगर यही पोटेंशियल पूछता तो 1/r²। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, यही सही है। अगर बिंदु आवेश के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है तो यह प्रपोर्शनल 1/r², लेकिन यहाँ पूछा है विद्युत द्विध्रुव कारण। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव नीचे अगर देखें तो लगने वाला बल आघूर्ण, सिर्फ P क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण माने टाउ, तो टाउ बराबर P क्रॉस E ना। देखिए E क्रॉस P दिया है तो ये टिक ना करें, ये टिक करें। अच्छा, A और ये P क्रॉस E मिलने के बाद जो हमें मिलेगा, ये भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, तो निगेटिव, ठीक, टू पॉजिटिव, अरे यार सॉरी, निगेटिव से पॉजिटिव की दिशा में,
इस बात को याद रखिएगा। अक्सर लोग क्या कर देते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, कभी ऑब्जेक्टिव देता है तो पॉजिटिव से निगेटिव कर देते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, निगेटिव से पॉजिटिव। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, बढ़ते हैं अगले पर। जहाँ समझ में नहीं आया बेशक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। ठीक, हाँ भाई, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। वैद्युत विभव को मात्रक, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी सिंपल चीज़ है यार। ठीक, तो यहाँ से देख लेते क्या होता है। तो होता है V बराबर W/Q। ठीक, V के बाद क्या आता है, W। तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति इसका कूलाम। ठीक, तो जूल प्रति कूलाम कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, यहाँ ये बात, लेकिन यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जाम में जब भी आ जाएगा नहीं है इसे गोला बना लीजिएगा। ठीक, नहीं तो एक्चुअली में क्या है, जो होता है उसे टिक कर दिए, जो नहीं होता उसे टिक नहीं कीजिए। ठीक है, तो होने के बजाय न होने वाला नंबर आपको मिल जाएगा, ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक, तो कौन सा नहीं होता है, विभव का एक मात्रक होता है वोल्ट, ये भी होता है। ठीक, जूल प्रति कूलम यहाँ देख ही रहे हैं, न्यूटन प्रति कूलम ये साहब थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, और इसे क्या लिख सकते हैं, जूल को न्यूटन मीटर लिख सकते हैं ना, ये याद रखिएगा। जूल को अभी इसके पहले वाले में आपको बताए थे, इसे क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो कहने का मतलब ये है, ये भी विभव का मात्रक ये वोल्ट जूल प्रति कूलम न्यूटन मीटर पर कूलम ये तीनों होता है, पर ये होता नहीं है। तो कहने का मतलब जो ऑप्शन आपसे पूछा हुआ है नहीं होता है, यही करेक्ट है। इस बात को माइंड में रिमाइंड करके रखिएगा। अच्छा, अगला है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले तो जान लीजिए, कभी कभी आपसे भूले भटके वो पेपर सेटर पूछ लेते इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो कार्य का होता है। ठीक ना, कार्य का, ये बात याद रखिएगा, या कहीं कहीं ऊर्जा लिखे होते हैं। ठीक, चाहे आपसे पूछेगा किसका होता है तो कार्य का या ऊर्जा का, ठीक, दोनों का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, और इसके बाद 1 वोल्ट, 1 से गुणा कर देंगे तो 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, इस तरीके से बढ़ते हैं अगले पर। E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V की दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। थोड़ा सा स्टेप देखते हैं। एक फार्मूला होता है E बराबर -dV/dr। तो दिया है E बराबर 0, उठाकर वैल्यू रख दो, -dV/dr बराबर 0, माइनस उधर चला जाएगा तो यहाँ से dV/dr, और किसका डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, अगर ये कांस्टेंट V क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये बात याद रखिएगा, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन है डी वो क्या है, करेक्ट है। ठीक, इस बात पे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप ले जाने पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा घटती है कि बढ़ती है, कितनी रहती है, शून्य हो जाती है। देखिए भाई, पास ले जाएंगे या दूर ले जाएंगे तो उतनी रहने वाली नहीं है, गलत हो गया, शून्य भी नहीं होगी, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। एलिमिनेशन मेथड ऐसे लगाते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, इन दोनों से होगा। अगर तुक्का भी आपको मारना है तो इन दोनों में से कोई आप तुक्का मारेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स सीखते हैं। तो U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक, कह रहे हैं Q1 इलेक्ट्रॉन है, Q2 भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक, Q1 और Q2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर निगेटिव का गुणा निगेटिव में कर देंगे, निगेटिव गुणा निगेटिव, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, अगर आप कह रहे हैं पास ले जाने, समीप लाने पर दूरी घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ये दूरी घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अच्छा, अगर या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होता तब पर भी पॉजिटिव आता, तब पर भी दूरी घटाने पर बढ़ेगा। जैसे एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन को पास लाते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव।
तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन सपोज अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव कर दिया जाए तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक, प्लस माइनस का गुणा। तो अगर हम दूरी को घटाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ने के बजाय घटेगी, ठीक। तो ऑप्शन ए घटती है, ठीक। अगर आपसे कभी दे दिया जाए एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे प्रोटॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, ठीक। कब, जब एक पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव रहेगा तब। लेकिन अगर दोनों सेम साइन के हैं तो इसका मतलब बढ़ेगी। जब भी दोनों चार्ज सेम साइन के रहेंगे तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। कब, जब समीप आएंगे तब, ठीक। ये बात, चलते देखते हैं अगले न्यूमेरिक। हाँ भाई, प्रॉब्लम नंबर अगर 12 देखिए, वैद्युत फ्लक्स मात्रक, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये क्या है, इम्पोर्टेंट, और ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर ये सब आ जाए तो क्या आप कहेंगे कि ये छोड़ दीजिए, ऐसा तो है नहीं कि 10 में से 5 ठो करना है, ठीक। तो इसलिए पूरी चीज़ें हमें सीखनी है बैक टू बैक। तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए, ठीक। और यहां से अगर हम देखें ई बराबर क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर। अगर कांस्टेंट हो तो वी बाई डी, ठीक। तो वी बाई डी और इंटू ए, ठीक। ये हो गया। इसका क्या मात्रक होता है, वोल्ट, और एरिया का मीटर स्क्वायर, नीचे क्या हो गया भैया, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या बचेगा, वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। कभी कभी आपको फंसाने के लिए आपसे पूछ सकते हैं इसकी वीमा बताइए। तो वीमा अगर वोल्ट की नहीं याद हो रहा है तो वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, ये हो गया। तो यहां से लिखे, इसका मात्रक क्या होता है, जूल, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। देखो मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहां लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर, ठीक। देखो यहां न्यूटन मीटर पान कूलाम दिया था, जूल दिया होता तो ये भी सही होता, ठीक। तो जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर, जूल मीटर पान कूलाम। तो इसकी अगर वीमा पूछ रहा है, फाई ई की वीमा ना, तो क्या होगा, यम यल के पावर 2 टी पावर माइनस 2 यल हो जाएगा, और नीचे 80। तो यहां से यम, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यल के पावर 3, टी यहां है और ऊपर क्या है, -2, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो टी पावर -2 -1 -3 1 पावर -1। ये इसकी वीमा है ना वैद्युत फ्लक्स का। ऐसे चुंबकीय फ्लक्स का होता है जब वहां पर पहुंचेंगे तो वहां देखेंगे। अच्छा, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूनतम किसी r0 को बनाती, जब भी आ जाएगा बिंदु आवेश तो E प्रोपोर्शनल 1/r², याद रखिएगा 1/4πε0 Q/r², ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव हम आपको पहले भी बता चुके, यहां बता रहे हैं, E प्रोपोर्शनल 1/r³, ठीक। रेखीय आवेशी तार तो E प्रोपोर्शनल 1/r, लेकिन आवेश की अनंत समतल चादर आप पढ़े होंगे, दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। इस बात से हमेशा याद रखिए। देखिए इसलिए आपको पूरा बता दे रहे हैं ना। R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। यहाँ देखिए आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात 1:1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पृष्ठ घनत्व तो बराबर होंगे तो उसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा उसका क्या होगा, रेशियो 1:1 होगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा याद रखिएगा ना। इस वाले को कहीं कहीं भी आपको उल्टा सीधा कर सकते हैं, बाकी आपको दिखा दिए हैं कि साहब वोल्ट मीटर भी, वोल्ट इंटू मीटर होता है और जूल मीटर अपान कूलाम होता है। बीम आपके सामने इसके अवेलेबल है। हाँ भाई 15 और 16 देखिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। कह रहे हैं एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी वैद्युत धारिता। एक बात याद रखिए, कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछते हैं
कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड। ठीक, क्या होता है, फैराड। कभी कभी फैराड ना देकर क्या देते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक, क्या देते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक, ये वोल्ट और ये क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट। आया क्या है, Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान V। तो कूलाम प्रति वोल्ट भी दे देते हैं कि धारिता का मात्रक क्या होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा समय ये हो जाता, इसलिए नहीं लिखा, इसके आगे का प्रोसेस कर रहा हूँ। त्रिज्या 9 मीटर है, तो जब किसी गोलाकार की बात करें और इसकी त्रिज्या दी हुई, तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ से अगर देखें तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ठीक, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू देखें तो 9 इंटू 10 के पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। लेकिन ये ऊपर है तो जो था वो ऐसे हो जाएगा, 9 इंटू 10 के पावर 9। ठीक, ऐसे हो जाएगा। और R की वैल्यू कितनी है, 9 मीटर। तो 9 से 9 कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 के पावर -9 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक दो बात और मैं बता दूं, कभी कभी धारिता देकर आपसे ये पूछ लेता है ना, सॉरी करें, ये पूछ लेता है, आर पूछता है। कभी कभी इसी धारिता दे देगा और पूछेगा त्रिज्या कितनी है, तो धारिता यहाँ लिख देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 वैल्यू होगी 1/9 इंटू 10 की पावर 9, उसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, आर आपका निकल आएगा। ठीक, ये आर क्या होगा, निकल आएगा आपसे। तो ठीक, ये बात याद रखिएगा। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अगला प्रॉब्लम देखें, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके बीच आवेश समान है, ये नहीं होगा। धारिताएं समान है, ये भी नहीं होगा। प्रतिरोध समान है, ये भी नहीं, भी हो। यदि दो वस्तुओं को किसी वायर द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उनके बीच अगर वोल्टेज सेम होगा, विभव समान होगा, तभी करंट फ्लो नहीं करेगा, नहीं तो आवेश से, धारिता से, प्रतिरोध से कोई मतलब नहीं, कुछ भी होगा, करंट ऑलरेडी फ्लो होगा। लेकिन अगर विभव ऑलरेडी समान हो जाएगा तो उनके बीच कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक, कभी कभी ऐसे देता है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन इस पर और बनता है कि इसमें क्या संरक्षित रहते हैं। ठीक, जब दो चालक को किसी वायर द्वारा जोड़ दीजिए तो क्या संरक्षित रहता है, तो ऑप्शन दिया रहता है आवेश, ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन दिया रहता है आवेश तथा ऊर्जा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो है वो आवेश ही संरक्षित होता है, ऊर्जा संरक्षित रहने वाला नहीं है। ऊर्जा कुछ लॉस हो जाता है जब करंट के थ्रू पहुंचता है, तो वायर क्या होता है, सॉरी, करंट जो होता है जब फ्लो होता है वायर के थ्रू तो गर्म होता है, थोड़ी सी हीट होती है, तो इसलिए तो ऊर्जा लॉस हो जाता है, लेकिन आवेश संरक्षित रहता है। तो कौन संरक्षित रहता है इसमें, आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम पर। हाँ भाई, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। ये देखिए साहब, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जान लीजिए, इसलिए इस पर डबल बना दे रहे हैं। ठीक, एक फार्मूला है, अगर आप पढ़े होंगे याद कर लीजिए, I बराबर NE/AVD। VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, इसे रट्टा मार लीजिए साहब, ये बहुत काम का चीज़ है। ठीक, इसे बार बार, इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ इस पर, दोनों पर, इस पर भी धारा घनत्व। जो शब्द है धारा घनत्व, ठीक, ये धारा घनत्व, इसका क्या मतलब है, जे धारा घनत्व बराबर होता है I धारा बटे क्षेत्रफल, और भी होता है लेकिन उसको जानना जरूरी है, जो काम का उतना बता जाता है। धारा घनत्व बराबर धारा बटे क्षेत्रफल, तो I/A, तो I का फार्मूला यहाँ रखा ही है, NE/AVD। ठीक, VD, और नीचे क्या है, एरिया, A से A कट जाएगा, तो J बराबर क्या हो जाएगा, NE/VD। ठीक, तो कभी कभी इन दोनों पर न्यूमेरिकल भी आपसे एक नंबर में, या कभी कभी आपसे कहेंगे कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध बताइए, उसके बाद नीचे एक न्यूमेरिकल दिया रहेगा, उसी में जोड़ के कह रहे नीचे उसी में जोड़ के दिया रहेगा, तो आपको बता देंगे, तो आपको नंबर मिल सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, गड़बड़ाएंगे नहीं भैया, नहीं कि गड़बड़ा जाए। ठीक, अब प्रश्न नंबर 18 देखिए, कह रहा है प्रतिरोध की विमा, थोड़ा सा दिक्कत करेगा, आपको निकालना होगा। अगर नहीं आ रहा, मैं सिखा रहा हूँ कैसे आएगा आपको। ठीक, अच्छा देखिए, होता क्या है, V बराबर
आई आर, आपको V भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो V बराबर होता है W/Q, ठीक, W/Q। अच्छा R, तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, W/IQ। ये वीमा निकालने की बात कर रहे हैं, मैथमेटिकली पार्ट कर रहे हैं। तो W माने वर्गडन, तो वर्गडन की वीमा क्या होती, मैंने कहा था कि mL²T⁻²। आपको वेग का, त्वरण का, बल का और कार्य या ऊर्जा का याद होना चाहिए, बाकी कोई भी आ जाएगा आप आराम से निकल सकते हैं। तो mL²T⁻² हो जा रहा है, यहाँ हो गया। आई क्या होता है, एम्पियर, ठीक, और Q का क्या होता है, AT, ठीक। अच्छा ये हो जाएगा, तो यहाँ से m होगा, L है तो L के पावर 2 होगा, ठीक। T ऊपर जाएगा और T-2 पहले से है तो -2 एक और ऊपर जाएगा, -3 ये भी ऊपर जाएगा तो 1 पावर -1। तो इस ऑप्शन में खोजिए, ठीक। अच्छा सॉरी, आई ए और ए यहाँ है तो 1 पावर -2, सॉरी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए a-2 कहाँ है, यहाँ 1 पावर -3 ही है तो कट जाएगा a-2 अब t पावर -3 देखिए, t पावर -3 यहाँ है और यहाँ t ये है, ये mL² है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और प्रतिरोध की सॉरी मात्रक क्या होता है, ओम, क्या होता है, ओम होता है, ठीक। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं, ठीक। गड़बड़ाएंगे नहीं ना भैया, हाँ गड़बड़ाइएगा मत, बहुत सिंपल है यार। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कह रहे हैं आपसे, विशिष्ट, अरे यार ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, रो बराबर क्या होता है, मैं राहुल सर, RAYL, राहुल, ठीक, याद रखिएगा। तो R का मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक, इसका मीटर², नीचे का मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल तो ओम मीटर। तो देखिए ओम मीटर कौन सा है, ए। विशिष्ट प्रतिरोध को रो को और विशिष्ट चालकता को सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ होता है रो बराबर 1/σ, ये रिलेशन होता है विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता में ना। कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ये भी हो गया तो ओम मीटर आ जाएगा। अगर सपोज इसका पूछ देता विशिष्ट प्रतिरोध की वीमा, तो आप यहाँ R की वीमा निकाले हैं, मीटर बचा हुआ, यहाँ L³ कह देते तो आ जाता m, ठीक। L³ ओम है, L से मल्टीप्लाई होती है, L के पावर 3, T के पावर -3, 1 पावर -2। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध की क्या है, वीमा है, ठीक। इसके बाद विशिष्ट चालकता का मात्रक है, विशिष्ट चालकता का मात्रक, तो इसका भाई व्युत्क्रम होता है, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/ρ होता है। तो जाहिर सी बात है ओम मीटर, ठीक। जब ओम मीटर ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स मीटर यूनिट कहाँ है, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर विशिष्ट चालकता की वीमा पूछता है तो ये है भाई विशिष्ट प्रतिरोध की वीमा है, तो इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे तो m के पावर -1, L के पावर -3, T के पावर 3, 1 पावर 2 ना, बस यही हो जाएगा आपसे, ठीक। तो इस तरीके से ऐसे बहुत पूछते हैं, ये इन्हीं चारों में से लगभग जब भी थियोरेटिकल बनाए तो इसी ज़्यादा, बाकी नहीं तो क्या करते हैं सिंपल न्यूमेरिकल उठाकर रख देते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो उनका काम हो जाता है, ठीक। इस बात को ध्यान देते हैं, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। पर फिर से आना ही पड़ा सजना जालिम, हाँ यार सिंपल न्यूमेरिकल है, इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत दे देते हैं क्योंकि JMN में वगैरह में कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वजह से ऐसा किए हैं, ठीक। नीचे वाला भी देखेंगे, आराम से पहले ऊपर का देखते हैं, ठीक। कह रहे अच्छा देखिए हम पढ़े क्या है, कह रहे कोई तार दिया है, तार, इसको खींच कर हम n गुनी कर दें, इसकी तार की लंबाई अगर n गुनी कर दी जाए तो जो नया तार बनेगा उस नए तार का प्रतिरोध क्या होता है, तो उसका हम पढ़े हैं फार्मूला R' = n²R। हाँ सर जी पढ़े ना, तो इस टाइप से। तो अगर मान लीजिए तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है तो 2²R, तो पहले तार का जितना प्रतिरोध रहता है उसका 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाता है, ठीक। अगर 5 गुना कर दिया जाए, तार को खींचकर 5 गुना कर दिया तो 5 का स्क्वायर रखेंगे 25। तो अगर दिया रहता, जैसे दिया रहेगा इस तार का प्रतिरोध
10 ओम है। यदि इसकी लंबाई को खींचकर 5 गुनी कर दी जाए तो नए तार का प्रतिरोध बताइए। तो भैया क्या रखेंगे, 5 का स्क्वायर रखेंगे, पुराने तार का प्रतिरोध कितना है 10, तो 25, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ रखेंगे 10, तो 10 का गुणा कर देंगे 250 ओम। अगर 100 रख देते हैं तो 10 गुना खींच के कर दिए, 10 का स्क्वायर 100 और पहले तार का प्रतिरोध कितना है 10 ओम है, तो कितना आ जाएगा 1000 ओम। ये तो सिंपल है, ठीक, ये यहाँ से कर लीजिएगा। लेकिन सवाल टफ तब हो जाता है जब 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में परिवर्तन। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा। तो 1% की वृद्धि, अगर आप इस पे टिक किए तो तुरंत ही गलत होगा, जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए, जब भी अगर खींचकर लंबाई में वृद्धि, इस बात को याद रखिएगा, लंबाई में वृद्धि की जाएगी तो यानी स्क्वायर आर, अगर यही कह दीजिए तो लंबाई में कमी कर दी जाए तो आर बट्टे यानी स्क्वायर, आर बटे यानी स्क्वायर, लेकिन लंबाई में वृद्धि है। लेकिन जब वृद्धि की 10% से कम हो, लंबाई में वृद्धि 10% से कम रहेगा तो वहां प्रतिरोध में जो भी परिवर्तन होगा, देखिए परिवर्तन बोले हैं, ये वृद्धि कमी नहीं बोले हैं, तो लंबाई में अगर वृद्धि होगा तो परिवर्तन में भी वृद्धि होगा, इसका मतलब कमी हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब लंबाई में वृद्धि होगा तो प्रतिरोध में भी वृद्धि होगा, अगर लंबाई में कमी होगा तो प्रतिरोध में भी कमी होगा। अब देखिए यहाँ से वृद्धि हो गया। अगर हम 1% की वृद्धि कर रहे हैं लंबाई में तो जो प्रतिरोध होगा इसका दोगुना होगा, 2 गुणे 1% आ जाएगा 2%, ठीक। ये कब होगा, जब 10% या 5% कम रहेगा, 10% कम रहेगा तभी जाके ये अप्लाई होगा। तो यहाँ लिखें 4, ये हो ही नहीं सकता, ये होगा 2%, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कह देते हैं कि 1% की लंबाई में कमी कर देते तो कितना हो जाता, 2% की कमी हो जाती। इसकी तरफ चलते हैं। एक धातु के तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में 1% की कमी की जाती है तो तार के प्रतिरोध देखेंगे, अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर रेडियस में कमी होगी, उल्टा बोले, अगर रेडियस में कमी होगी, त्रिज्या में कमी होगी तो जो होगा ये प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। त्रिज्या में कमी होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब सवाल उठता है तार के प्रतिरोध में परिवर्तन, तो परिवर्तन जो यहाँ पर होता है त्रिज्या वाले के मामले में ये भैया 4 गुना होता है। कितना होता है, 4 गुना। ये कैसे आए ये सब जाने दीजिए, आप डायरेक्टली याद रखिए। तो कमी होगा तो प्रतिरोध में क्या होगा, वृद्धि, यहाँ से, ठीक। ये बात क्यों, क्योंकि R प्रोपोर्शनल EL/A, तो A, ठीक, समझे। 1/A तो लिख सकते हैं R², ये कमी होगी तो यहाँ वृद्धि होगी। तो 1% की कमी हो रही है तो 1 पर लिखेंगे 4% आ जाएगा, और अगर कमी है तो इसमें वृद्धि होगी, ठीक। इस बात को याद रख लीजिए। अच्छा, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता तथा विशिष्ट चालकता, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रतिरोध न देकर विशिष्ट चालकता, और हम क्या पढ़े हैं, रो माने चाहे प्रतिरोधकता बोलिए चाहे विशिष्ट प्रतिरोध बोलिए, 1/सिग्मा, सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, यही ना बोले हैं सिग्मा, तो इसका क्या होगा, कांस्टेंट, नियत होगा, मतलब कि इनमाम ठीक, इनमें से कोई नहीं। तापक्रम अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ताप पदार्थ पर, ठीक, ये आपका है। ठीक, ये बात है आपका। हाँ भाई, मैग्नेटिक पे पहुंच चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये लिखा हुआ है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा समझ लेते हैं उसके बाद। देखिए यहाँ पर एक टर्म है वेलोसिटी, वेग है, 1/√μ0ε0, ठीक है। ये कैसे आया है, ये थ्योरी का पार्ट है, इसे याद रख लीजिए। v = 1/μ0ε0, ठीक। आना ही पड़ो सजना, ठीक। अच्छा, अब कभी कभी आपसे पूछेंगे कि 1/μ0ε0 किसका मान है, ठीक है। तो ये क्या है, वेग, ठीक। कभी कभी ऐसे दिए रहेंगे। यहाँ देखिए का मात्रक है, 1/μ0ε0 का मात्रक क्या है, किसके बराबर है, वेग। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी,
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया? डी। ठीक, अच्छा सवाल यहीं रुक नहीं जाता, इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं। तो ये अगर निर्वात में होता है तो v किसके बराबर होता है? c, और c की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ 7 दिया है, यहाँ 8 दिया है, 9 दिया है, 10, तो जाहिर सी मतलब b। थोड़ा सा और देखते हैं, इसी को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो μ0ε0 इसको लिखेंगे ना, ये देखिए 1/μ0ε0 पावर 1/2, तो इसे लिख सकते हैं √μ0ε0। सही है ना, या ऐसे लिख सकते हैं। यही नहीं हो जाता, बहुत आपको परेशान करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, कहेंगे स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो 1/μ0ε0 तो किसके बराबर होता है? c² के बराबर हो जाता है। तो ऐसे परेशान करेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 × 10⁸, 8 का दूगुना 16। ठीक है, तो पूछेंगे आपसे कि 1/μ0ε0 का मान कितना होगा। वो कई तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे नहीं पूछते हैं, ऐसी को घुमा देते हैं, ऊपर कर देते हैं, कहते हैं μ0ε0 का मात्रक लिखिए, तो क्या हो जाएगा? 1/v², या मतलब अगर निर्वात में है तो c², क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड ऊपर चला जाएगा तो सेकंड स्क्वायर अपान मीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से आपको परेशान करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ चलते हैं, तो ये दोनों समझ में आ गए होगा मेरे, सबसे सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। μ0/ε0 का मात्रक, तो कभी कभी गड़बड़ होकर ना कि मीटर पर सेकंड कर दे। यहाँ ये देखिए, यहाँ μ0ε0 7 है, यहाँ थोड़ा सा गुस्सा आ गए हैं भैया, गुस्सा होने के बाद लोग अलग ही हो जाते हैं ना, नाराजगी बड़ी मायने रखती है। ठीक, तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो यहाँ देखिए साहब, ठीक, अब देखिए होता क्या है, जो μ0 होता है इसकी मात्रक क्या होता है? N/एम्पियर²। ε0 क्या होता है? सॉरी 1/ε0 याद रखिए। ठीक, 1/ε0 रखेंगे क्योंकि वहाँ नीचे 1/ε0 है, तो 1/ε0 को न्यूटन कूलाम का स्क्वायर अपान, ठीक से, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, ये सिफर कूलाम है ना, वो मत समझ लीजिएगा, सिफर प्रकाश का वेग। तो यहाँ μ0/ε0। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूटन अपान एम्पियर², न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। ठीक, ये अंडर रूट में कर दीजिए, तो ये अंडर रूट में हो गया। ठीक, अच्छा इज इक्वल टू अंडर रूट न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपान एम्पियर स्क्वायर कूलाम का स्क्वायर। तो इसे बाहर निकालेंगे, आ जाएगा न्यूटन मीटर अपान एम्पियर कूलाम। ठीक, तो न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं? जूल। स्याही खत्म हो गई है, आदमी खत्म। अच्छा, एम्पियर हो जाता है और क्या हो जाता है? कूलाम। एम्पियर और कूलाम का जब हम कर देते हैं, ठीक सही है ना, एम्पियर कूलाम, तो जूल प्रति एम्पियर कूलाम, फिर वही लिखा हूँ यार। ठीक, ये किसके बराबर हो जाता है? ओम। किसके बराबर हो जाता है? ओम के। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, ओम के, या ऐसे ही याद रख लीजिए, अंडर रूट μ0/ε0 किसके बराबर होता है? ओम के। ठीक, कैसे? V बराबर IR, वोल्ट प्रति एम्पियर। अरे भाई, ये जूल प्रति एम्पियर इंटू कूलाम, तो ये क्या हो जाएगा? ओम के बराबर है। ठीक, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, तो टर्म आप पढ़े हैं चुंबकीय फ्लक्स, फाई बराबर BA। ये चुंबकीय फ्लक्स है और ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से कंफ्यूजन करने के लिए देते हैं, अक्सर बच्चा वेबर टिक कर देता है, अक्सर यही गलती होती है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। होता क्या है, ये वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। तो ये वेबर हो गया, ये क्या है? एरिया, तो एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यहाँ मीटर स्क्वायर, दिस इज B, तो V का क्या होगा? B। ठीक, B का B सही है, BB ना। जब घर में हो बीबी तो जरूरत नहीं है टीवी। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। हो सही है। अच्छा, और कौन सा मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का? टस्ला। ए भैया, टेस्ला ना, टस्ला। ठीक, और कौन होता है? गाउस। ठीक, हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं इंडियन का, सॉरी इंडियन का करें,
ना, इंडियन, हम लोग इंडियन हैं तो मजाक उड़ा रहे हैं विदेशियों का। टेस्ला और गाउस भी होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ये जो आपके सामने ना प्रेजेंट हो रहा है, तीनों के तीनों न्यूमेरिकल समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी, तीनों किसी को कम नहीं कहा जा सकता। कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v में वेग v से गतिमान आवेश q पर लगने वाला बल। ठीक, थोड़ा सा हम एक चीज देकर कई बातें आपको बता देंगे। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा, वेक्टर f इज इक्वल टू q इन ब्रैकेट ऑफ वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। ठीक, क्यू भी, तो यहां से देखेंगे ये देख, ठीक, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर आपको नहीं है, देखिए यहां पर देखिए कैसे गलत हो गया, ये आवेश अदिश राशि है, फिर भी इसके ऊपर वेक्टर लगा दिए, इसलिए ये रॉन्ग है। ठीक, यहां पर अगर देखेंगे, अगर आपको नहीं आ रहा एग्जाम में, तो इनका डायमेंशन वीमा लिखिए, वीमा के थ्रू बता देगा कि कौन सही है कौन सा सही नहीं है। तो अगर इसे साहब वेक्टर में लिख रहे हैं तो क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, अगर वैसे सामान्यतः लिखेंगे क्यू वी बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, कहानी यही खत्म नहीं होती, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्यू वी बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, ये थोड़ा इसमें और डीपली चलते हैं। जब और डीपली चलेंगे, अगर कह देगा कि जो आवेश है, आवेश ये चुंबकीय क्षेत्र अगर यहां लिख देगा कि समांतर है, कैसा है, समांतर। अगर समांतर है इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर कह देगा कि लंबवत है, ठीक, इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर कोई कोण अन्य बना लिया, कोई अन्य कोण, ठीक, थीटा बराबर 0 और 90 के अलावा, ठीक, दिख तो रहा है ना भैया ये, ठीक, कोई अन्य कोण अगर बना लिया तब क्या होगा, ठीक, दिख तो रहा है, अच्छी बात है। ठीक, थीटा बराबर 0 हो गया, तो साइन थीटा 0 रखेंगे, साइन 0 का मान 0। तो अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो 180 होगा, साइन 180 का मान भी 0 होता है। तो फोर्स कितना होता है, लगने वाला बल 0 होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यही पूछ देता है, तो इसलिए जो लाइनिंग लिखी जाती है उसको याद रख, ध्यान दीजिएगा कि वहाँ समांतर लिखा है कि लंबवत। अगर समांतर लिखा है तो लगने वाला बल 0 होता है। और इसका पथ कैसा होता है, रेखीय। अक्सर झटके में, जल्दबाजी में चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री है, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू वी बी। साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये रेखीय हो जाएगा। और पथ कैसा होगा, ये पथ रेखीय है, तो यहाँ पथ कैसा होगा, वृत्ताकार। ठीक है, क्यों वृत्ताकार होता है, ये अगर थ्योरी पढ़ते मुझसे तो मैं बताता, लेकिन यहाँ जान लीजिए, अगर लंबवत रहेगा तो वृत्ताकार, समांतर रहेगा तो रेखीय। अगर कोई अन्य कोण बना रहा है थीटा, ठीक, तो यहाँ पर जो पथ होगा वो कैसा होगा, कुंडलनी। कैसा होगा, कुंडलनी होगा। ठीक, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ एक साथ कई काम हो गए। ठीक, अच्छा, इसमें एक चीज और पूछता है, उसे भी जान लीजिए। होता क्या है, यहाँ क्या लिख दिया गया है, क्यू वी बी ना, एफ, और जब वो चक्कर लगाता है चारों तरफ तो उसको बैलेंस कौन करता है, एम वी स्क्वायर बटे आर। वी से एक वी कट गया, इस आर का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, आर बराबर, ठीक, सॉरी, एम वी अपान क्यू बी। ये याद रखिएगा, अक्सर ऑब्जेक्टिव में ये भी खूब दे देते हैं। ठीक है, उनको करना क्या है, बस पूछना ही तो है। अब एम वी बराबर क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम, ठीक, संवेग। ठीक, आर बराबर एम वी अपान क्यू बी, तो पी अपान क्यू बी, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ ये भी याद रखिए। ठीक, अच्छा, इस तरीके से ये पूरी थियरी खत्म हुई। इस पूरी थियरी को याद रखिएगा, अक्सर इस पे का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। ठीक, ये बात मिटा दें, हाँ सर मिटा दीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, एक आध दो बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, अच्छा, दिख तो रहा है ना भैया, चलिए दिख रहा है इसका मतलब। अच्छा, चलते देखिए, ये लिखा ना, एक इलेक्ट्रॉन
एन मिट गया था। क्षेत्र के लंबवत, लंबवत आ गया, इसका मतलब माइंड में तुरंत रिमाइंड होना चाहिए सी। क्या होना चाहिए? सी। पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। देखिए आपके सामने है, कैसा होगा? वृत्ताकार। अच्छा, प्रश्न नंबर 3 थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। लिखा है धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न क्षेत्र। धारावाही चालक, ये शब्द जब लिखा जाए, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र, तो केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र। ये भी क्षेत्र मिट गया है, तो केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन अगर यही लिख देता, क्या लिखता? गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र। ठीक है, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र जो होता है, तो वहां पर गतिमान आवेश के कारण B एज वेल एज, ठीक, एज वेल एज E, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। कब? जब गतिमान आवेश की बात करेगा तब। तो क्या उत्पन्न होगा? B, E दोनों साथ उत्पन्न होंगे। लेकिन अगर सिर्फ धारावाही चालक होगा तो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, समझ बात? इस बात को याद रखिएगा। ठीक, पढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम पर। जहां समझ में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इन सब बातों को, इसीलिए मैं एक ऑब्जेक्टिव उठा रहा हूं, इसके साथ कई चीजें हो पा रहा है। ठीक, बढ़ते हैं अगले पर। हाँ भाई, इसको भी देख लेते हैं। ठीक, अच्छा, ये रहा। कह रहे प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का ज्ञात लिखे हैं, यहाँ ज्ञान होना चाहिए। ठीक, ज्ञान होता है। ठीक, लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से, एम्पीयर के, तो अगर हम बात करें इसके नियम से होता ही नहीं है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अगर हम देखें तो बल हमें, ठीक, बल की दिशा ज्ञात होती है। लेंज के नियम से यहाँ करेक्ट है। कभी कभी इसमें ऑब्जेक्टिव में और क्वेश्चन बढ़ा देते हैं कि लेंज के नियम किसको संरक्षित करता है। ठीक, तो किसको संरक्षित करता है? बताओ, ऊर्जा। किसको भैया? एनर्जी को। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण नियम को प्रदर्शित करता है, या ऊर्जा के संरक्षण नियम को बताता है। ठीक, ये हो गया। तो इस बात को याद रखिएगा, कभी कभी लेंज का नियम न देकर लेंज के नियम से देते हैं लेंज के दाएं हाथ के नियम से। ठीक, प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के दो तरीके, या तो लेंज का नियम या तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम मत याद रखिए, बाएं हाथ के नियम से बल की दिशा ज्ञात होती है, जबकि दाएं हाथ के नियम से फ्लेमिंग के प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा ज्ञात होती है। ठीक, अच्छा, चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। प्रेरकत्व का मात्रक होता है, तो प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, हेनरी। हेन माने मुर्गी ना, ठीक, मुर्गा नहीं, मुर्गी। मुर्गे के पत्नी को मुर्गी कहते हैं। ठीक है, तो हेनरी। ओके, हेनरी ये होता है। अगर इसमें दिया जाए तो ओम सेकंड। किसमें होता है भैया? ओम सेकंड। आया कहाँ से है? देखिए कैसे निकाला जाएगा। यल बराबर, फार्मूला पढ़े होंगे, -E/dI/dt। कभी कभी स्वप्रेरकत्व गुणांक का, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरक गुणांक का परिभाषा पूछता है, तो किसी कुंडलिनी में, ठीक, ये क्या है? समय के सापेक्ष एकांक धारा जो प्रवाहित होती है उस पर लगने वाले जो प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है उसे क्या बोल देते हैं? स्वप्रेरकत्व। तो ये क्या होता है? विभव। तो अगर हम देखेंगे तो ये B मान लीजिए, dI/dt। ये क्या होता है? इसका V वोल्ट, इसका एम्पियर प्रति सेकेंड। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा तो वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या लिख सकते हैं? ओम। और ये सबसे ऊपर चला जाएगा सेकेंड। ठीक, तो यहां जाएगा ओम सेकेंड। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक, हेनरी प्रति मीटर, ये किसका मात्रक है भैया? चुंबकशीलता। थोड़ा याद रखिए कैसे। परावैद्युत का कोई भी मात्रक नहीं होता, परावैद्युतांक का कोई भी मात्रक नहीं होता। स्वप्रेरकत्व की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है? अभी हम जस्ट ऊपर पढ़े हैं, हेनरी। ठीक, विद्युतशीलता अगर देखें तो विद्युतशीलता का मात्रक में हेनरी आता ही नहीं है, हम पहले इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या बच गया? चुंबकशीलता। तो इस बात को याद रखिएगा, चुंबकशीलता। हाँ भाई, 34 प्रॉब्लम अगर देखें हम,
तो अच्छा प्रॉब्लम है। कह रहे हैं कि यदि यल जो है वो क्या है, प्रेरकत्व है, और आर क्या है, प्रतिरोध, तो यल बाई आर का मात्रक होगा। तो यल बाई आर का मात्रक, ठीक, अगर आप पूरा निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो देखेंगे इसका मात्रक क्या आता है, सेकंड आता है। लालू राम, आगे भी बताऊंगा आपको जैसे जैसे आता जाएगा। लालू राम का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ सेकंड इनवर्स है, यहाँ मीटर सेकंड है, और यहाँ मीटर है, तो सेकंड इनवर्स। कभी कभी ना यल बाई आर का मात्रक के बजाय वीमा पूछ लेते हैं, तो कोई घबराने वाली खास बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यम यल टी, अरे सर जी ये नहीं होगा, हाँ 0 टी। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे आपको दिए रहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ टी ओनली, एम की पावर 0, एल पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक। तो 34 इस टाइप से आते हैं, ठीक। बढ़ते हैं अगले पर। हाँ भाई, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। 35 लिखा है साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट को अगर 3 हार्ड दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या बताएं। तो यहां कैसे इसको करेंगे, इसलिए मैंने साथ जोड़ा हुआ। यहां लिखा है धारती परिपथ, ठीक। इस धारती परिपथ से हम पहचानेंगे कौन आगे है कौन पीछे है, इस जो नाम दिया गया उसे पहचानेंगे, ठीक है। अच्छा, होता क्या, धारती में धारी लिखा है, तो इसमें धारा जो होता है वो भैया आगे होता है, वोल्टेज ठीक पीछे होता है, धारा आगे और वोल्टेज पीछे। तो यहां लिखा है धारा विभवांतर के अग्रगामी होता है, अग्रगामी माने आगे, अग्रगामी होता है। दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते थे, वोल्टेज माने विभवांतर, धारती परिपथ में विभवांतर धारा के पश्चगामी होता है। अगर विभवांतर धारा से पूछेगा तो पश्चगामी होगा, धारा पूछ रहा विभवांतर के तो अग्रगामी होगा, ठीक। अगर यही धारती परिपथ के बजाय दे देता प्रेरकी, ठीक है, प्रेरकी परिपथ, ठीक। प्रेरकी परिपथ में देखिए, इसी से याद रखिएगा, प्रेरकी तो इसका उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, धारा पीछे होगा और विभवांतर क्या होगा, आगे होगा, ठीक। अगर यही लिखा रहता प्रेरकी परिपथ में धारा विभवांतर के पश्चगामी होता है, ठीक, धारा, तो इसमें धारा पीछे चलेगा, विभवांतर आगे। अरे भाई जैसे ए और बी है, मान लीजिए ए आगे चल रहा है तो हम ऐसे बोल सकते हैं ए बी से आगे है, ए बी से आगे है, या उल्टा भी बोल सकते अपन बी ए से पीछे है, ठीक। वही चीज है यहाँ पे। तो धारा विभवांतर के अग्रगामी होता है, या बोल सकते विभवांतर धारा के पश्चगामी होता है, ठीक। प्रेरकी परिपथ आ जाएगा तो धारा पीछे हो जाएगा, विभवांतर, इसी से पता लगा धारिती में धारा आगे, वोल्टेज धारा विभवांतर से पीछे है, या बोल सकते विभवांतर धारा से आगे है। लेकिन अगर यही दे देता प्रतिरोध परिपथ में धारा और विभवांतर एक ही कला में होते हैं, प्रतिरोध परिपथ जब भी दिया जाएगा तो धारा और विभवांतर समान कला में होते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप पता कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार मैंने दिया इसलिए, ठीक। अच्छा, ठीक, ये हो गया आई बस में। अच्छा, अगला प्रॉब्लम जो है, चोक कुंडली ऐसी कुंडली होती है जिसका, ठीक, अच्छा, चोक कुंडली ऐसी कुंडली होती है जिसका प्रेरकत्व तो अधिक और प्रतिरोध नगण्य होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक। प्रेरकत्व तो अधिक और प्रतिरोध नगण्य होता है। ऐसे समझिए जब भी चोक कुंडली का नाम आ जाएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, या 1-2 नंबर पूछते हैं, लेकिन सिलेबस से रिलीज कर दिया गया, हो सकता है पूछ भी ले, ठीक। तो प्रेरकत्व तो क्या होता है, अधिक होता है, यल अधिक होता है, और आर टेंड्स टू 0, ना नियर अबाउट 0, लगभग 0 होता है, ठीक। और यल क्या होता है, अधिक होता है। तो इसको याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसमें क्या रहा है, ल रहा है, तो ल मैक्सिमम है, एल मैक्सिमम होता है, आर क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक। इस तरीके से आप पता कर। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रांसफार्मर से 2 ऑब्जेक्टिव खूब बनते हैं, ठीक। किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, 4 टाइप का धारा को दिया है, भंवर धारा,
दिष्ट धारा, प्रेरित धारा, प्रत्यावर्ती धारा। हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में ही, चैप्टर में ही हम ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा होता है। प्रेरित धारा कब होता है? फ्लक्स उसमें होता है, फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। उसमें ही भंवर धारा उत्पन्न होता है। कब? जब चुंबकीय क्षेत्र से कोई चालक बाहर निकलता है या अंदर जाए तो भंवर धारा होता है। मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। किसमें? ट्रांसफार्मर में। पर दिष्ट धारा संभव नहीं है। ठीक है। अच्छा, ट्रांसफार्मर कभी कभी पूछा जाता है किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो किसके सिद्धांत पे काम करता है? अन्योन्य प्रेरण। ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक, तो इस बात को याद रख लीजिएगा। इसी से ना थियोरेटिकल जो ऑब्जेक्टिव हैं आपके बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम पर। हाँ भाई, इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें, ठीक है, कह रहे हैं कि एक LCR परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में धारती प्रतिघात प्रेरकी प्रतिघात में कलांतर होगा। ठीक है, देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं घबराएंगे नहीं। यहाँ सबसे पहले इसको पकड़ लेंगे। अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में देखो, अगर करंट इधर होता है तो VL इधर होता है और VC इधर होता है। ठीक, मैंने बताया था ना, धारती प्रतिघात में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है। ठीक, ये हो गया। ठीक, अच्छा, ये LCR परिपथ रहेगा और इधर ही कौन रहेगा? VR। ठीक, इसे देखिए, तो कह रहे हैं कि धारती प्रतिघात और प्रेरकी ना, कहने का मतलब इधर ही कौन होगा? सॉरी, यक्सियल, और इधर कौन होगा? यक्सी। ठीक, इधर और इधर होगा, तो इनके बीच कितने डिग्री कोण होगा? 180। ठीक ना, ऐसे 180 डिग्री कोण होगा। इसमें कुछ बातें और बनती हैं, जैसे अनुनाद की स्थिति में, देखते जाइएगा, अनुनाद की स्थिति में केस क्या होता है? ओमेगा यल इज इक्वल टू, ठीक, 1/ओमेगा c। ये इसका प्रतिबंध है। तो इस प्रतिबंध को थोड़ा सा और लेवल पे देखते हैं। ओमेगा स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 1/LC हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ओमेगा 1/LC किस में? अंडर रूट में। ठीक, थोड़ा सा इसको और देखते हैं इधर, तो इसे लिख सकते हैं ओमेगा को 2πf लिख सकते हैं ना भैया, लिख सकते हैं। तो 1/√LC, तो यह बराबर 1/2π√LC। ठीक, ये हो गया। तो इसका प्रतिबंध हो जाता है। कभी कभी पूछते हैं अनुनाद की स्थिति में प्रतिबंध कौन है? ओमेगा यल इज इक्वल टू 1/ओमेगा c। इसमें एक टर्म होता है शक्ति गुणांक, देखते जाइएगा। ठीक, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ। कभी शक्ति गुणांक पे देखेंगे, खूब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हुए हैं। शक्ति गुणांक को किसको डिनोट करते हैं? कास फाई। ठीक है, कास फाई हो जाता है। तो कास फाई में अगर आपसे कह देंगे, देखिएगा, शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध, अगर शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ होगा, ठीक है, शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ होगा, तो I और VR में या I और R में कितने डिग्री कोण बनता है? 0। तो cos 0 का मान 1, तो वहाँ पर +1 होता है। कभी कभी आपसे पूछते हैं शक्ति गुणांक का मान अधिकतम कब होता है? जब शुद्ध प्रतिरोध हो। अगर यही शुद्ध धारिता वाला परिपथ हो या शुद्ध प्रेरकत्व वाला परिपथ हो, ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं, शुद्ध धारिता हो अथवा शुद्ध प्रेरकत्व हो, तो वहां पर देखिए I और VL में कितने डिग्री कोण है? 90। I और VC में कितने डिग्री कोण है? 90। तो cos 90 का मान 0, तो उनका मान क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक, तो ये cos फाई क्या होता है? शक्ति गुणांक। तो इसका मान क्या होता है? शुद्ध प्रतिरोध का मान +1 होता है, शुद्ध धारिता हो या प्रेरकत्व हो तो उसका मान 0 होता है। थोड़ा सा और देख लें, कोई क्वेश्चन और तो नहीं है इसमें। ठीक, अच्छा ये हो गया ना, हाँ ठीक, ये भी है। अच्छा ठीक, प्रेरकी लिखा है शुद्ध प्रेरकी है, तो प्रेरकित्व में 0। ठीक, 35 का 0 हो गया। ठीक, अच्छा ये हो गया। ठीक, चलिए ठीक, हाँ सही क्वेश्चन है।
ना। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछेंगे अनुनाद की स्थिति में प्रतिबंध, तो ओमेगा एल इक्वल टू ओमेगा सी। अगर पूछेंगे फ्रीक्वेंसी तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल एफ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। इसको एक सेकंड यार, ये पूरा रहेगा भैया, ये ना। तो इसको टोटली क्या बोल देते हैं, अनुनादी आवृत्ति, अनुवादी नहीं, जो गाँव बोले अनुवादी कर रहा था यार ना। स्मॉल एफ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक, ये हो गया। ये पूरे क्वेश्चन है आपके, ठीक, यहीं से क्वेश्चन आपको बनते हैं। अच्छा हाँ, अगर आपसे पूछेगा कि एल सी आर का क्या बताना है आपको, शक्ति गुणांक, तो उसका शक्ति गुणांक कितना होता है, +1। एल सी आर का और शुद्ध प्रतिरोध का +1। ये मत कर दीजिएगा कि 0, क्योंकि यहाँ एल और सी है। एल सी आर का कितना होता है, +1। अब थोड़ा सा चलते हैं प्रश्न नंबर 39 पे ना, सॉरी 39 पे। तो 39 जो है भैया, समय टी की बीमा नहीं है। ठीक, समय टी की बीमा नहीं है। अरे यार ये वायर तो और ठीक। तो L/R लालू राम, इसकी भी टी बीमा टी होती है। RC लालू राम, चालू राम और लालचंद, ठीक, √LC, ठीक, इनकी बीमा टी होती है। तो यहाँ पूछा है कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं होती है, डी। ठीक, अच्छा यहाँ देखिए थोड़ा सा, मैं होता कैसे चेक करता कि यहाँ R/C है और यहाँ RC है, मतलब कि इन दोनों में ही एक सही होगा। इसे बोलते हैं क्रॉस चेक। तो इन मतलब ये सही है, ये सही है, ये हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों में एक ठे है, RC का हम पढ़े हैं लालू बटे राम, चालू राम और ये लालचंद, ठीक, तीनों होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। ठीक, एक बात याद रखिएगा, तो L/R हो गया, RC हो गया या √LC। यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बराबर होता है ये बेटी। तो ये टी की बीमा है, ठीक, और ये सॉरी टी माने आवर्तकाल है, ये 2 पाई √LC। तो जो इसकी बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी, तो √LC। ठीक, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो L/R, RC और इनकी, इसका मात्रक क्या होता है इन तीनों का, पिछले चैप्टर में आपको ये बताए थे। L/R का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक, इसका मात्रक सेकेंड। अगर बीमा की हम बात कर लें तो बीमा क्या हो जाता है, टी। ठीक, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। आवृत्ति मैं आपको बता चुका हूँ। आवृत्ति अगर कभी भी देखिए, कभी भी एग्जाम में मिस्टेक हो जाता है, बच्चा ऊपर 2 पाई लिख देता है, या ऑप्शन जब ऊपर 2 पाई रहता है नीचे, जहाँ LC रहेगा उसी के साथ 2 पाई। भाई अगर 4 पाई होता तो हमेशा लालचंद किस पे सोएंगे, 4 पाई पे, तो इसके साथ रहेगा। ठीक, 4 पाई बाहर और घर में लालचंद। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। और कोई मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं, हाँ ठीक 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 ना। हाँ, आवृत्ति का सूत्र नहीं है, तो इसमें आप देख लीजिएगा, ठीक, तो आपका आ जाएगा। अच्छा, अगर पूछता कि इसमें कौन सी आवृत्ति नहीं है, तब पर भी ये चेक होता। अगर इसको पलट देंगे, R/L, ठीक, 1/RC, 1/√LC, ठीक है, तो ये तीनों आवृत्ति हो जाएंगे। फर्स्ट 2 पाई से डिवाइड करना होगा, तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, आवृत्ति। कभी कभी ऐसे उल्टा क्वेश्चन पूछ देता है ना, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति नहीं है। ठीक, ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम पे। हाँ भाई, इस प्रॉब्लम को देखें। कह रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं स्थिर आवेश द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, आवेशहीन कण द्वारा। आवेशहीन होगा तो जाहिर सी बात है चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा। स्थिर आवेश होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा। नियत वेग से होगा तब पर भी नहीं होगा। तो त्वरित आवेश द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगे हमेशा याद रखिएगा, त्वरित आवेश द्वारा। अच्छा, कभी कभी पूछे ना वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, यहाँ याद रख लीजिएगा, अनुप्रस्थ। कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। ठीक, अच्छा, यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर वी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर ओके तथा चुंबकीय वेक्टर हो तो वैद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होती है। ठीक, ओके, अनुदिश होती है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए, ई क्रॉस वेक्टर बी। मतलब जैसे वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, तो वेक्टर ई क्रॉस बी, तो तरंग इधर मूव करेगा। समझ में नहीं आया, जैसे ये इधर है, ए इधर है, बी इधर है। ठीक, तो यहाँ देखिएगा इधर है, तो यहाँ देखेंगे ई ऊपर की तरफ, ई बी इधर है, क्रॉस बी तो इधर की तरफ। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र
वैद्युत चुंबकीय तरंग इधर की तरफ मूव करेगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जिसमें सबसे बड़ी बात पूछी जाती है वो कभी कभी इसके क्वेश्चन इसी में और बना देते हैं कि वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर कैसे होते हैं। ये एक दूसरे के, ठीक है, लंबवत होते हैं। एक दूसरे कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं और समान कला में होते हैं। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, लंबवत और समान कला में। अक्सर बच्चा गलती कर देता है, लिख देते हैं समांतर और समान कला में। नहीं, लंबवत और समान कला में। ई और बी हमेशा लंबवत और समान कला में होते हैं। ठीक, थैंक यू। हाँ भाई, इसके बाद देखते हैं गायब दृश्यमारी। ये ट्रिक है, इसको पहचानने की वैद्युत चुंबकीय तरंग। गायब दृश्य अमारी, ठीक, बहुत सिंपल है। गा से गामा होता है, ए से एक्सरे होता है, प से पराबैंगनी होता है, दृश्य से दृश्य किरण, जिसमें आता है विब्ग्योर, बेजानी, हपिनाला। ठीक, ये होता है। अ से औरत तो होता है, मा से माइक्रो तरंगे होती है, रे से रेडियो वेव। ठीक, रेडियो तरंग होती है। फिर से याद रखिए, गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्य में बेजानी, हपिनाला, औरत किरणें, माइक्रो तरंगे और इसके बाद रेडियो वेव तरंगे। इसमें अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट राइट, इधर से इधर जा रहे हैं, जो हमारे नीचे जब भी हम पढ़ते हैं बाएं से दाएं जाते हैं, तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा इधर से इधर। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका तरंग दैर्घ्य इसका तरंग दैर्घ्य, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होगा? रेडियो की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी और गामा की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। बाएं दाएं में तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, जबकि आवृत्ति क्या होगी? घटेगा। रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम होगी, जबकि गामा की आवृत्ति सबसे अधिक होगी। याद रखिए, गामा पहलवान से उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है और रेडियो वेव की तरंग की सबसे कम होती है आवृत्ति, जबकि इनका चाल क्या होता है? समान होती है। ये प्रकाश की चाल से चलते हैं। इनके अलावा कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं था। जैसे नीचे वाले क्वेश्चन देखिए हम, ठीक, नीचे वाले क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ठीक, अगर हम देखें तो इसमें कौन सा नहीं है? गामा है, एक्सरे भी है, औरत भी है, लेकिन बीटा किरणें नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अच्छा, और हम देखें सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग किसकी अधिक आवृत्ति होती है? गामा। तो देखो ये गामा तरंग लिखा हुआ है। ठीक है, इस बात से हमेशा याद रखिएगा, गामा तरंग की सबसे अधिक आवृत्ति होती है। ठीक, अगर सबसे कम पूछता तो रेडियो वेव की तरंग, रेडियो तरंग की सबसे कम आवृत्ति होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? रेडियो तरंग। बाएं दाएं जाने पर याद रखिए, तरंग दैर्घ्य सबसे बढ़ता है, बाएं दाएं बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगी, चाल समान होगा। ठीक, अच्छा, इसमें अगर हम देखें, अच्छा बस इसके अलावा और कोई भी ढंग का क्वेश्चन नहीं मिला। इतने के अलावा बहुत करेगा तो पूछेगा नहीं, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें पूछेंगे कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, या पूछेंगे नहीं है। तो जहां क्वेश्चन आ जाए नहीं है, वहां बिना हिचके से ब्रैकेट बना लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, इस तरह से जो फिजिक्स का पार्ट 1 था ना, उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करा दिया, उसके साथ जितना रिलेटेड भी थे उसको भी मैंने करा दिए। अब चलते हैं टर्म 2 पर। ठीक, चलते। हाँ भाई, चलते चलते इसमें एक चीज और देख लीजिएगा। एक फार्मूला इसमें जो खूब उस पर क्वेश्चन बनते हैं, E/B। E ऊपर रहेगा और B नीचे रहेगा, =C। ठीक, C क्या है? प्रकाश की चाल। C क्या है? प्रकाश की चाल। C प्रकाश की चाल। E इलेक्ट्रिक फील्ड, B मैग्नेटिक फील्ड =C। C क्या है? प्रकाश की चाल है। तो इस पर खूब क्वेश्चन बनेंगे कि जैसे E दे देगा, ठीक, C आप पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो B आप निकाल ही सकते हैं, या B दे देगा, C कर देगा, तो पर भी आप E निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था छोटा सा, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए टर्म 2 पे चलते हैं।